बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने भी 1-2 दिन और रेस्ट करना था। मुझे डॉक्टर ने भी कहा था कि थोड़ा आप रुक जाएं, लेकिन DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसमें फैक्ट इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि मुझे चीज़ें आपके सामने रखनी पड़ेंगी। मैं एक्चुअली थोड़ा आपको बता देता हूँ, बीच में मैं काम कर नहीं पाया तो 2-3 वीलॉग मिस हो गए। उसकी वजह यह है कि मैं घोड़े से गिर गया था, थोड़ी देर बेहोश भी हो गया था और चोटें लगी हैं काफ़ी, यहाँ कंधे पे, नीचे कमर पे, एक टांग पे, ये हाथ सारा जो है ये सूज गया है, यहाँ चिन पे भी लगी है, अंदर दांत में भी, तो चोटें काफ़ी लगी हैं और काफ़ी दिक्कत थी। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि उसने कोई ऐसा नुकसान नहीं किया जिसकी भरवाई हो नहीं सकती। और अल्लाह ताला का बड़ा करम है, फ़ज़ल है, वही हिम्मत देने वाला है और वही सेहत देने वाला है। आजमाइशें भी उसी की तरफ से आती हैं और वही इंसान को उनके मुकाबले में हिम्मत देता है। तो काम शुरू करते हैं नाज़रीन। DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेक्रेटरी दाखिला के साथ बैठ के। अब सेक्रेटरी दाखिला बैठे हैं, साथ में DGISPR बैठे हैं। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने देखी, एक तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। ये DGISPR का क्लेम है कि जनाब पाकिस्तान में मीडिया बिल्कुल आज़ाद है। इंडिया में मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड है। भारत में आज़ाद मीडिया का वजूद ही नहीं। भारत का सारा मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है। पाकिस्तान में मीडिया को आज़ादी है। तो ये उन्होंने एक बात की। पहले मैं ज़रा भारतीय मीडिया पे बात कर लूँ। भारत ने अपने बदतरीन मुखालिफिन जो मीडिया में हैं उनके साथ कभी वो नहीं किया जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया। मैं ये सियासी मामलात की बात कर रहा हूँ। भारत के अंदर जो सियासी इख्तलाफ राय रखने वाले मीडिया के चेहरे हैं, ध्रुव राठी, उसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ टका के रिपोर्टिंग की, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं हुआ। वो इंडिया में जाता है, वहाँ से आता है, ना उसे अगवा किया जाता है, ना गिरफ्तार किया जाता है। अभी सार शर्मा हैं, दर्जनों और लोग हैं। अभी इक्का दुक्का लोगों पे मुकदमा दर्ज हुए और भारत उन पे मुकदमा दर्ज कर रहा है जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में भारतीय नैरेटिव को सपोर्ट नहीं कर रहे या पाकिस्तानी नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो इंटरनल सियासी मामलात हैं वहाँ पे भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल वॉइसेस हैं जैसी वॉइसेस पाकिस्तान में सरवाइव नहीं कर पाती। यानी वहाँ मोदी के खिलाफ बोलने वाले बेशुमार मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते। वहाँ भारतीय सरकार और फौज की पॉलिसीज़ के खिलाफ बड़ा खुलकर लोगों ने बताया कि चाइना ने कैसे भारतीय फौज को फेंटी लगाई और वो सारे लोग भारत के अंदर मौजूद हैं। उन्हें कुछ नहीं कहा भारतीय मीडिया को, यानी उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहां पाकिस्तानी मीडिया को भारत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में सब अच्छा है, वहां पे बहुत सारी चीजें बहुत बुरी हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल आप नहीं दे सकते। DGISPR ये बात नहीं कर सकते। वजह यह है कि ये झूठ है और मैं ये साबित करने वाला हूं। DGISPR ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया को आज़ादी है। ज़रा ये एक तस्वीर देखिए आप। ये इस तस्वीर में, ये बैकग्राउंड में जो ग्रीन दीवार है, इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोग्राम में इमरान खान का नाम लेना मना है। ये है मीडिया की आज़ादी। अब मैं आपको कुछ चेहरे दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान में मीडिया कितना आज़ाद है। ज़रा ये नाम सुनिए और चेहरे देखिए आप। शहीद अरशद शरीफ, दर्जन से ऊपर मुकदमात, पाकिस्तान में ज़मीन तंग कर दी गई, पाकिस्तान छोड़ना पड़ा बुरे हालात में क्योंकि एजेंसियां पीछे पड़ गई थी, गिरफ्तारी का शदीद खतरा था। दुबई पहुंचे, दुबई से निकलवाया गया, कीनिया पहुंचे और वहां पे इन्हें शहीद कर दिया गया। और जो कुछ इनकी डेड बॉडी के साथ और बाद में फैमिली के साथ किया गया वो सब सारी दुनिया जानती है। आज तक इंसाफ नहीं हुआ। ये पाकिस्तान के अंदर मीडिया की आज़ादी है। इमरान रियाज खान 10 मरतबा गिरफ्तार किया गया, लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे किए गए, जबरी तौर पे लापता किया गया, 5 महीने तक बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाया गया, आखिर में कत्ल करने का मंसूबा बना और पाकिस्तान को छोड़ना पड़ गया। मुईद पीरज़ादा पाकिस्तान से मफरूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं अमेरिका में और वहाँ से अपनी जर्नलिज्म अब कर रहे हैं। आफ्ताब इकबाल ये भी पाकिस्तान छोड़कर चले गए और इनका भी कसूर इख्तलाफ राय है। और यह मकबूल जान साहब, इन्हें भी आफ्ताब इकबाल साहब को, दोनों को जबरी तौर पे लापता किया गया, दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
औरिया मकबूल जान साहब को इस उम्र में टॉर्चर किया गया। 3 दिन के बाद उन्हें आईएसआई ने छोड़ा, उसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया, फिर गिरफ्तार किया गया और 2.5 महीने तक जेल में रखा गया। इख्तलाफ राय, हारून रशीद साहब, इनको भी बहुत परेशान किया गया, बेरोजगार भी किया गया और आज भी बेरोजगार हैं। शाहिद असलम, इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्होंने कुछ रिपोर्ट किया था, जनरल बाजवा के हवाले से कुछ चीज़ें इनके खाते में डाल दी गई और इनकी रिपोर्टिंग की बुनियाद पे इन्हें दीवार से लगाकर गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया। वजाहत सईद खान अमेरिका में पनाह लेकर रहते हैं, पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। इनके घर वालों को अगवा किया जाता है, हरासा किया जाता है और इन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। बैरिस्टर एहतशाम, ये भी पाकिस्तान में नहीं रहते क्योंकि यहाँ पे आज़ाद जर्नलिज्म करना मुमकिन नहीं है। अगर उन्हें बात करनी है या उन्हें आज़ादी के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता, लिहाजा ये भी आज पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और यहाँ इनके पास कोई मीडिया जॉब भी नहीं है। समी इब्राहिम, जबरी तौर पे लापता किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ज़बरदस्ती वीडियोज बनवाई गई, बार बार गिरफ्तार करवाया गया, खुसरों से हमला करवाया गया और लगातार परेशान किया गया, नाम ECL में डाला गया। आज भी पाकिस्तान में कोशिश कर रहे हैं सहाफत करने की, लेकिन लगातार जुल्म और जबर का शिकार है, बेरोजगार किया गया। आरिफ हमीद भट्टी, बात ना मानने पर और सही बात कहने पर इख्तलाफ राय की बुनियाद पर नौकरी से निकाल दिया गया, लगातार धमकियां दी गई और हरासा किया गया। साबिर शाकिर पाकिस्तान से 3 साल से बाहर हैं, पाकिस्तान वापस आ ही नहीं सकते और वजह उसकी ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनसे अपनी मर्जी का काम लेना चाहती है। इन्होंने इनकार किया, अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए मुसीबतें पैदा की और पाकिस्तान से बाहर अपना जर्नलिज्म कर रहे हैं। नौकरी से भी निकाल दिया गया, मुकदमात भी दर्ज किए गए और लगातार परेशान किया गया और आज भी ये सिलसिला जारी है। साद रसूल, आप सब जानते हैं बैरिस्टर साद रसूल, इन्हें भी टीवी चैनल से निकलवा दिया गया। जमील फारूकी, आप सब इस नाम से वाकिफ हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया, इनके कपड़े उतार के इनको नंगा किया गया, इन पे बदतरीन तशद्दुद किया गया, इनके ऊपर मुकदमात बनाए गए और गिरफ्तार करके इन्हें अदालतों में पेश किया गया जहां पे ये बोलना चाहते थे और सरकारी मुलाजमीन इनको घसीटते थे। जमील फारूकी एक और मिसाल है। जुबैर अली खान, इनको हरासा भी किया गया और इनसे इनकी नौकरी भी छीनी गई और ये भी बेरोजगार है। समीना पाशा, इनको भी हरासा किया गया, धमकाया भी गया, परेशान भी किया गया और बिलाखिर इनसे इनका रोजगार छीन लिया गया। सिद्दीक जान, मुकदमात हुए, गिरफ्तारियां हुई, बार बार मना किया गया, लंबा लंबा अरसा रूपोश रहना पड़ा और बड़ी मुश्किल से अपनी जर्नलिज्म कर रहे हैं, हमेशा खतरे में रहते हैं। बहुत सारी परेशानियां सिद्दीक जान ने उठाई और इन्हें इवन गिरफ्तार करके भोंडे किस्म के मुकदमात डाले गए। इनकी फैमिली के सबके अकाउंट्स बंद कर दिए गए, साबिर शाकिर साहब की फैमिली के अकाउंट्स बंद कर दिए गए और भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं, यानी 7-8 लोग हैं इस वक्त तक जिनकी फैमिली के, जानने वालों के, आसपास के रिश्तेदारों के सबके अकाउंट्स बंद किए गए, कुछ के ID कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए। सिद्दीक जान उनमें से एक है। उसामा गाजी, इन्हें भी इख्तलाफी बात करने पर या शरीफ खानदान का पिट्ठू ना बनने पर या एस्टेब्लिशमेंट से लाइन ना लेने पर उसामा गाजी साहब को भी नौकरी से हाथ धोने पड़े और वो भी इस अताब का निशाना बने। शाकिर एवान, इन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया, तशद्दुद का निशाना कई मरतबा बनाया गया, 2 मरतबा जबरी तौर पे लापता हुए, इन्हें ISI उठाकर ले गई थी, इनको निशाना बनाया गया, इनसे इनकी नौकरी छीनी गई और आज भी इनको लालच दी जाती है कि हम आपको नौकरी दे देते हैं, हमारी पॉलिसी के मुताबिक चलो, लेकिन ये शख्स अभी तक डटा हुआ है। और इसके बाद आप आ जाएं जी इस्माइल कासिम साहब, सेम स्टोरी। हरमीत सिंह, सेम स्टोरी। नजम बाजवा, ये पाकिस्तान से बाहर है लंबे अरसे से, ये पाकिस्तान में आ ही नहीं सकते क्योंकि ये भी एक इख्तलाफी आवाज है। मदर बरलास, ये भी इनके साथ सेम सलूक हुआ। काशिफ अब्बासी, इनके साथ भी यही सलूक हुआ। ऑफियर है सिर्फ इसलिए कि इनकी बात पसंद नहीं आई। पारस जहांज़ेब ऑफियर हैं। इसके बाद जनाब आ जाएं खालिद जमील साहब, इनकी बातें पसंद नहीं आई तो इनको भी नौकरी से फारिग कर दिया गया। हबीब अकरम साहब बड़े धीमे मिजाज के,
زبردست بات کرنے والے جرنلسٹ ہیں, کریڈیبلٹی بہت اچھی ہے ان کی. تو حبیب اکرم صاحب کو نشانہ بنایا گیا, بار بار ہراساں کیا گیا, اور آج ان کو بھی بے روزگار کیا گیا ہے, اور لگاتار یہ اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. اکبر باجوہ صاحب یہ بھی بالکل اسی عطاب کا نشانہ بنے ہیں, اور لگاتار نشانہ بننے والوں میں سے ایک ہیں. اور ہمارے شیخ آغا, اچھا یہ جو ہمارا دوست ہے اس کو تو جبری طور پہ لاپتہ بھی کیا گیا تھا, شیخ آغا سرور کو, اور جبری طور پہ لاپتہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا, وہاں پہ تانے دیے گئے اور وہاں پہ رکھا گیا. اس کے بعد مقدمات درج کیے گئے, گھر پہ چھاپے مارے گئے, اور آج بھی یہ شخص اپنا کام کر رہا ہے اسی تندئی کے ساتھ. اس کے علاوہ احمد فرحاد صاحب ایک صحافی ہیں, ایک شاعر ہیں, انہیں اغوا کیا گیا, جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا, ان پر تشدد کیا گیا اور لگاتار تشدد کیا گیا. اس کے بعد انہیں آزاد کشمیر کی پولیس کے ذریعے برآمد کروایا گیا اور ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا گیا. لگاتار انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے, بے روزگار کیا گیا ہے, اور تمام روزگار کے ذرائع بھی بند کر دیے گئے ہیں. انور مقصود صاحب یہ پاکستان کی ایک جانی مانی آواز ہے. پاکستانیوں کو کسی بھی آرمی چیف کا نام یاد نہیں ہوگا, لیکن سارے انور مقصود صاحب کا نام جانتے ہیں. ان کا کام بند کر دیا گیا, ان پہ پابندیاں لگا دی گئیں, اور ان کے آنے جانے پہ نظر رکھنا شروع ہو گئے, اور اب وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کے کام میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں, ان کے بولنے پر بات کرنے پر پابندی لگائی گئی. ہرمیت سنگھ, مریم نواز خان, جویریہ ارشد صاحبہ, شہید ارشد شریف کی اہلیہ, آپ ان کی بھی صورتحال باقیوں سے مختلف نہیں ہے. رضوان غلدی صاحب, امیر عباس صاحب, عدیل راجہ صاحب, اور بے شمار کتنے نام لوں میں, کوئی 35 سے اوپر نام تو میں لے چکا ہوں. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ کے لیے ہے. میں آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر جھوٹ بول رہے ہیں, انہیں منع کیجئے, بھارت کی مخالفت کیجئے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ کہنے کی کہ بھارت کی مخالفت میں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہمیں محب وطن, ہمیں پتہ ہے پاکستان کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا اور کتنا کھڑا ہونا ہے, لیکن ہم جھوٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے, بالکل جھوٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ جھوٹ ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے. آپ نے پاکستان کے میڈیا کو کچل کے رکھ دیا ہے. میڈیا کی آزادی کی کہانیاں آپ سنا رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جھوٹ بولا کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے. عمران خان کا نام کوئی نہیں لے سکتا پاکستان کی میڈیا پر. اور یہ کیسے ہوا تھا؟ باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی تھی, آئی ایس آئی کے لوگوں نے بلائی تھی. اس میٹنگ کے اندر ٹی وی مالکان کو کہہ دیا گیا تھا کہ اب کسی نے عمران خان کا نام نہیں لینا, اور اتنی سختی سے کہا گیا تھا. وہاں ایک سینیٹر بھی موجود تھا جو فائلیں اٹھا کے ساتھ چل رہا تھا, آج کل بڑا بولتا ہے وہ, تو وہ پتہ ہے اس کو وقت آنے پہ وہ گواہی بھی دے گا اور سارے لوگ یہ بتائیں گے. اس کے علاوہ جناب یہ تو میڈیا کی آزادی پہ ہو گئی بات, جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بات کی ہے کہ بھارت میں آزاد میڈیا کا وجود ہی نہیں ہے. پاکستان میں حالات زیادہ برے ہیں سر, حالات بہت پتلے ہیں پاکستان میں میڈیا کے. اور دیکھیں میڈیا خالی نہیں ہوتا. کیا بھارت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ وہاں کی پارلیمنٹ کو کنٹرول کرتی ہے؟ کیا وہ وہاں کی عدلیہ کو, الیکشن کمیشن کو, بیوروکریسی کو, پولیس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کو, کیا یہ ساری چیزوں کو وہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے؟ وہاں تو نہیں کرتی, یہاں پہ کرتی ہے. کیا بھارت کی فوج اتنا کاروبار کرتی ہے جتنا پاکستان کی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہماری فوج بری ہے, لڑنے میں ٹاپ کلاس فوج ہے, بہت اچھی فوج ہے جی. جب لڑے گی تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن جب آپ لڑائی کے علاوہ کوئی اور کام کریں گے, جب آپ ہمیں ماریں گے, پاکستانیوں کو ماریں گے, ظلم اور تشدد کریں گے, جب آپ پاکستانیوں کے ساتھ جبر کریں گے, تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. جب آپ انڈینز کو ماریں گے, بارڈر کا تحفظ کریں گے, ہم آپ کو سر کے اوپر بٹھائیں گے, آنکھوں پہ بٹھائیں گے. یہ فرق اب آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ قوم آپ کو صرف لڑنے کے لیے تنخواہ دیتی ہے, ملک کے تحفظ اور دفاع کے لیے تنخواہ دیتی ہے, نہ سیاست کے لیے دیتی ہے, نہ میڈیا کو, پولیس کو کنٹرول کرنے کے لیے دیتی ہے, نہ ملک چلانے کی آپ کو تنخواہ دیتی ہے, نہ پالیسیز بنانے کی آپ کو تنخواہ دیتی ہے. قوم آپ کو نہیں دیتی ان چیزوں کی تنخواہ جو آپ کر رہے ہیں, نہ کاروبار کرنے کی تنخواہ دیتی ہے. قوم تنخواہ دیتی ہے جناب کہ آپ نے دشمن کے ساتھ لڑنا ہے, اور یہی کام آپ کو کرنا پڑے گا, اور اسی میں عزت ہے. اب ناظرین, میں نے آپ کو بندے بتائے جن کے ساتھ جو کچھ ہوا. اب انسانی حقوق کی پامالیوں کے اوپر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی. انہوں نے کہا جی جھوٹ نہیں چلتا, کبھی بھی نہیں چلے گا, راستہ دشوار اور طویل ہو سکتا ہے, فتح حق کی ہوتی ہے. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کون ہے دہشت گرد, کون ہے جو کھلم کھلا انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے. دیکھیں دہشت گردوں کو تو کوئی سپورٹ کر نہیں سکتا. جو شخص ریاست کے خلاف بندوق اٹھا کے آ جائے یا بم اٹھا کے آ جائے, اس کے لیے تو کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی. مارو, سارے رل کے مارو, پورے پاکستان کو ساتھ کھڑے ہونا چاہیے.
लेकिन क्या रियासत अवाम के साथ जुल्म और जबर कर सकती है? क्या इंसानी हुकूक की पामालियां नहीं हुई? क्या सैकड़ों खवातीन को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या बेगुनाह लोग जेलों में नहीं भरे गए? क्या 9 मई के बाद लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ? 101 लाख के करीब छापे मारे गए, हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, 25,000 के करीब लोग गिरफ्तार हो गए। कभी तारीख में हमने ऐसा नहीं सुना था। लोगों को बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाया गया। इंसानी हुकूक की पामालियां ये नहीं है तो और क्या है? औरतों को सड़कों पे घसीटा गया है। आप अंदाजा कीजिए कि एमएनएस को पार्लियामेंट के अंदर से अगवा किया गया है, जबरी तौर पे एमएनएस को लापता किया गया, अगवा बराए बयान करवाए गए, ब्यूरोक्रेसी को लापता किया गया, शायरों को लापता किया गया, सहाफियों को लापता किया गया, जजों के कमरों में कैमरे लगा दिए गए। ये सारा कुछ क्या हो रहा था? ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां नहीं है। अब इन चीजों की माफी मांगे बगैर पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ सकता है? ये एक अहम सवाल है। फिर मीडिया के हवाले से मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं। गुज़िश्ता 3 सालों में 400 सहाफियों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयां हुई हैं, जिनमें जबरी गुमशुदगियां, कत्ल हैं, धमकियां हैं, रोजगार से निकालना है, ऑफ एयर करना है और जाली मुकदमात करना, ये सारी चीजें शामिल हैं। आलमी रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान सहाफियों के लिए दुनिया में दूसरा सबसे खतरनाक मुल्क बन चुका है। ये DGI-SPR साहब आपको पता होना चाहिए। ये बैनुल-अक़वामी रिपोर्टें आ रही हैं कि हमारे यहां सहाफी आजाद है ना, सहाफत आजाद है। साल 2022 में जब आपने रजीम चेंज किया, 5 सहाफी कत्ल हुए, 2 अगवा हुए, 77 सहाफियों को हरासा किया गया। साल 2023 में 8 सहाफी कत्ल हुए, 7 जबरी तौर पे लापता हुए, जबकि 170 से ज्यादा सहाफियों को मुख्तलिफ मुकदमात में हरासा किया गया और बहुत सारे गिरफ्तार हुए। यानी ये 2023 का डाटा है। 248 वाकयात रिपोर्ट हुए सहाफियों के खिलाफ तशद्दुद के और 93 वाकयात इस्लामाबाद में हुए। 56 वाकयात जो हैं वो सिंध में पेश आए। पंजाब के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सहाफियों को हरासा किया गया। 2024 में 11 सहाफी कत्ल हुए, 12 जबरी तौर पे गुमशुदा किए गए 2024 में, जबकि मुख्तलिफ मुकदमात और आसानी का सामना 120 से ज्यादा सहाफियों ने किया। असद टूर का नाम लेना मैं भूल गया। असद टूर के साथ जुल्म हुआ, गिरफ्तार किया, उसको घसीटते रहे, पकड़ के मारते रहे। कसूर क्या था उसका कि वो अदालत के अंदर से वो चीज रिपोर्ट करता था जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी। साकिब बशीर के साथ और मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ? 26 मई के कत्लेआम की तहकीकात कर रहे थे, वो जो रिपोर्टर का काम है। उन दोनों को जबरी तौर पे लापता किया गया। मतीउल्लाह जान को इतना मारा, उनको जनाब वो उठा के ले गए, ले जाके वहां बंद कर दिया। साकिब बशीर साहब को बाद में छोड़ दिया। उन पे मुकदमा क्या डाल दिया जी? मनशियात का मुकदमा डाल दिया। शाबाश ताड़ी। ये पाकिस्तान में मीडिया आजाद है। अब ये तो था मीडिया का पोर्शन जो मैंने आपके सामने रखा है। अब आ जाए इंसानी हकूक की पामालियों के बाद मारंग बलोच पे। ये बड़ा तफसीली स्टेटमेंट है और वो ये कहते हैं कि मारंग बलोच दहशत गर्दों की प्रॉक्सी हैं। उन्होंने कहा सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी के साथ वो कर रहे थे जनाब, ये खबर आई हुई है। और मारंग बलोच ने दहशत गर्दों की लाशें मांगी। जब BYC, ये बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है, जब ये बाहर निकलती है तो इनके साथ 25 लोग भी नहीं होते, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि वो बच्चों को मार रहे हैं, सिविलियंस को शहीद कर रहे हैं। हमें क्लियर है कि ये बलोचों की जंग नहीं है, ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सियां हैं जो दहशत गर्दी कर रही हैं और मासूम बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। बलोच हमारे भाई और दिल का टुकड़ा है। एहसास महरूमी का खोखला नारा लगाया जाता है। दहशत गर्दी के पीछे नजरिया भारत की इजारातदारी की ख्वाहिश। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के लिए जमीन तंग करना शुरू कर दी। इस साल बलूचिस्तान में 200 दहशत गर्द हलाक किए। उन्होंने कहा जी इसको एक्सपोज करें। इस पे जो उनका स्टेटमेंट है वो और देख लें आप। मारंग बलोच बलूचिस्तान का मसख शुदा शैतानी चेहरा सामने लाएं, ये दहशत गर्दों की प्रॉक्सी है। पहला जवाब तो ईमान मजारी साहबा का, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। वो कहते हैं कोई बच्ची ये नहीं चाहती कि वो अपने वालिद की मसख शुदा लाश देखे, लेकिन आपने डॉक्टर मारंग के वालिद को बारहा लापता किया और इनकी मसख शुदा लाश भी उसकी बेटी को दी, लेकिन उसने फिर भी हथियार नहीं उठाया बल्कि अपनी आवाज उठाई और अपने जैसे तकलीफ और गम में मुब्तला लोगों का सहारा और उम्मीद बनी। अब डीजी साहब कह रहे हैं जी मारंग बलोच के साथ कोई नहीं आता। पाकिस्तानी मीडिया की बात नहीं करूंगा, इंटरनेशनल मीडिया की कुछ चीजें आपको दिखाता हूं। सबसे पहले द गार्डियन, ये द गार्डियन का जो पेज है इस पे, और ये मारंग बलोच की एक तस्वीर है। खबरें आप छोड़ दें, बंदे आप गिने। DGI-SPR साहब ये तस्वीर देखें,
اب آپ اگر اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیں گے تو ہمارا عالمی سطح پہ مذاق بنے گا. انڈیا سے لڑیں آپ, انڈیا سے. یہ مارنگ بلوچ جو ہے یہ جبری طور پہ لاپتہ افراد کی بازیابی چاہتی ہے, اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, کیونکہ میں بھی جبری طور پہ لاپتہ ہوا تھا, اور جب میں جبری طور پہ لاپتہ تھا تو پاکستان کے شہروں میں میرے پوسٹر لگا کے اوپر غدار لکھ دیا تھا. میرے پوسٹر لگا کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے غدار لکھوا دیا تھا, سڑکوں پہ پوسٹر لگوا دیے تھے, میرے بھی اور بھی صحافیوں کے. تو جیسے میں غدار تھا ویسے ہی مارنگ بلوچ بھی غدار ہے. میں جبری طور پہ لاپتہ ہوا تھا, مجھے تکلیف ہے کہ کیوں کیا, اور آج بھی فوج مجھے یہ بتا نہیں سکتی کہ مجھے جبری طور پہ لاپتہ کیوں کیا تھا. اس وقت جب کیا تھا تب بھی میں پوچھتا تھا تو ان کے بعد جواب کوئی نہیں تھا. تو اب مارنگ بلوچ کو اس وقت 3 MP میں گرفتار کیا اور کہتے ہیں جی دہشت گرد ہے. کیا دہشت گردوں کو اس طرح 3 MP میں گرفتار کرتے ہیں؟ کوئی ثبوت دینا وہ دہشت گرد ہے. تو یہ پہلی تصویر دیکھیں آپ, یہ دا گارڈین میں, کیا یہ 25 لوگ ہیں مارنگ بلوچ کے سامنے؟ الجزیرہ کی یہ دوسری اور تیسری تصویر دیکھیں آپ اس پیج کی, یہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں. اتنے لوگ تو کبھی اکٹھے ہی کوئی نہیں کر سکتا بلوچستان میں, جتنی خواتین مارنگ بلوچ کے ساتھ آ جاتی ہیں اپنا دکھڑا سنانے. یہ عرب نیوز کا آپ یہ فرنٹ پیج دیکھیں کہ یہ بلوچ رائٹس گروپ کالز آف پروٹیسٹ ان پاکستان گوادر آفٹر ڈیل ود دا گورنمنٹ, یہ وہاں پہ ایک کال آف ہوا تھا. لیکن کال آف سے پہلے ذرا دیکھیں آپ, چھتوں پہ بھی عوام کھڑی ہوئی ہے. یہ مارنگ بلوچ کھڑی ہے جس کے ساتھ آپ کہتے ہیں جب یہ لوگ نکلتے ہیں تو 20-25 لوگ نہیں نکلتے. تو حقائق کو آپ سیدھا رکھیں. آج پاکستان کا کوئی لیڈر عمران خان کے علاوہ بلوچستان میں اتنے لوگوں کو باہر نہیں نکال سکتا. آپ کا سب سے تگڑا گھوڑا جو ہے نواز شریف, وہ بلوچستان میں اتنے بندے باہر نہیں نکال سکتا. آپ کا بنایا ہوا فارم 47 کا وزیر اعظم بلوچستان میں اتنے بندے باہر نہیں نکال سکتا جتنے بندے مارنگ بلوچ باہر نکال سکتی ہے. چیک کر لیں سر, آپ چیک کروا لیں, آپ کو پتا چل جائے گا. تو حقائق کو درست رکھیں. انڈیا کے ساتھ لڑائی لڑیں, انڈیا سے لڑتے لڑتے آپ پاکستانیوں سے کیوں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں؟ پاکستانی میڈیا آزاد نہیں ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو قید کیا ہوا ہے. تو ہمارے میڈیا کو آزاد کیجئے تاکہ ہم بھی فخر سے یہ کہہ سکیں کہ میڈیا آزاد ہے. میں کیوں پاکستان سے باہر ہوں؟ کیا میں نہیں آنا چاہتا پاکستان میں؟ میرا گھر وہاں پہ ہے, میرے دوست وہاں پہ ہے, فیملی وہاں پہ, جاننے والے دوست وہاں پہ, میں پاکستان میں نہیں ہوں. تو پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے, یہ بڑے عرصے سے آزاد نہیں ہے, لیکن اب تو ظلم اور جبر کی انتہا ہو گئی ہے, اور کیونکہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمیں اور زیادہ لگ رہا ہے. ناظرین, اور بھی خبریں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے نا, وہ ایک بڑا عجیب و غریب احساس جتا رہی ہے. یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. یعنی اسٹیبلشمنٹ کو بار بار احساس دلاتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی قربانی دی ہے انڈیا کے خلاف جنگ میں. شیخ وقاص اکرم صاحب کا اسٹیٹمنٹ PTI آفیشیل پہ لگا ہوا ہے, ذرا سنیں آپ. کور کمانڈر کانفرنس میں نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا گیا. DGI SPR نے نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا. یہ نوجوان کون تھے؟ کیا یہ اوپر سے آئے تھے؟ یہ انہی نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے جو ایک ایک نوجوان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. ان نوجوانوں پر سختیاں کی گئیں لیکن وقت پر ان نوجوانوں نے حق ادا کر دیا. اب بات یہ تاثر دیا جا رہا ہے ہم محب وطن ہیں. بھائی کیوں آپ نے ان سے سرٹیفکیٹ لینا حب الوطنی کا؟ جو نوجوانوں نے کیا اپنے دل سے کیا, پاکستان کے لیے کیا. کسی آرمی چیف پہ احسان نہیں کیا, کسی DGI SPR پہ احسان نہیں کیا کہ وہ شکریہ ادا کریں. نہ جناب آپ کا شکریہ چاہیے, نہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں. یہ پاکستان ہمارا بھی اتنا ہے جتنا آپ کا ہے. یہ بلا وجہ آپ اپنے ٹاؤٹوں سے جو دلواتے ہیں نا فتوے, فلانا بھی غدار ہے, فلانا بھی غدار ہے, کبھی حب الوطنی کے فتوے, کبھی غداروں کے فتوے, یہ اپنی جیب میں رکھیں آپ. ہمیں پتہ ہے پاکستان کے ساتھ کتنا اور کب اور کیسے کھڑے ہونا ہے. ہمارا ملک ہے, ہم بھی اتنا ہی پاکستانی ہیں جتنا کوئی پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا یونیفارم والا آدمی سمجھتا ہے کہ وہ پاکستانی ہے. ہم بھی پاکستان کو اتنا ہی پیار کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کب کہاں کھڑے ہونا ہے, اور اس کے لیے ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. ہمیں کندھے پہ تھپکی نہیں چاہیے کسی سے ٹاؤٹوں کی طرح کہ ہمارے کندھے پہ تھپکی تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اپنی مرضی سے کھڑے ہوئے تھے اور اپنی مرضی سے کھڑے ہوں گے. نہ کسی سے سرٹیفکیٹ چاہیے پاکستان کے نوجوانوں کو. یہ جانتے ہیں نوجوان, یعنی کم سے کم یہ نوجوان ان سے تو بہتر ہے نا. کیا آپ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ ان سے لیں گے جنہوں نے آئین توڑا؟ کیا آپ ان سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں جو آئین توڑنے کو جواز فراہم کرتے ہیں, یا جو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں, یا جو اپنے حلف سے بے وفائی کرتے ہیں؟ وہ تو خود آئین توڑ رہے ہیں. غدار تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن چلے ہم نہیں کہتے. لیکن یہ بات تو ہمیں ماننی پڑے گی نا کہ پاکستان کے نوجوان پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے
और उनको किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इंडिया से फिर लड़ाई होगी, वो उधर ही खड़े हो जाएंगे आके दोबारा। हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट किसी ऐसे बंदे से नहीं चाहिए जो अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहा है, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, जो जुल्म जबर और फस्तायत का साथी है। नहीं चाहिए सर्टिफिकेट किसी से। हम ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं, हम देंगे सर्टिफिकेट क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम हैं पाकिस्तान। ये कैसे हो सकता है कि कोई उठे और उठ के कह दे जनाब ये गद्दार है, ये बागी है, इस पे पर्चा दे दो, इसको ये कह दो, इसको वो कह दो। पूरा का पूरा निजाम जरगमाल बनाया हुआ फॉर गॉड सेक। और ये रवैया जो रखा जा रहा है कि जनाब हम मुहिब्बे वतन है, देखिए हमने ये किया, क्यों भाई? पाकिस्तान के लिए किया, इनके लिए थोड़ी किया। और इनके कहने से फर्क क्या पड़ेगा? जब इंडिया बोलेगा तो उसको जवाब दे देंगे, और इंडिया को टका के जवाब दिया भी है जहां देना था, लेकिन झूठ का साथ नहीं दे सकते। पाकिस्तान में मीडिया आजाद नहीं है। DGISPR साहब, आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये कहेंगे ना कि पाकिस्तान में मीडिया आजाद है, फिर हमसे कंट्रोल नहीं होता, फिर इसी तरह होता है जैसे अब आज मेरी हालत है। इस जख्मी हालत में बैठ के मैं वीलॉग कर रहा हूं। डॉक्टर ने मुझे बोला था नहीं करना, मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं कि ये बर्दाश्त नहीं होता। मीडिया को मार मार के दुम्बा बना दिया। वहां फौजी अफसरान आते हैं हमारे पास, आके कहते हैं जी फलानी फलानी सियासी जमात को सपोर्ट कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, इस कैद से निकाल देंगे। और अल्लाह का वास्ता कुछ भी कहें, इंडिया से लड़ें, उससे लड़ें, उससे लड़ें, हमें मारना है, जो गद्दार कहना कहें, लेकिन ये ना कहें कि मीडिया आजाद है। पाकिस्तान में ना मीडिया आजाद है, ना अदलिया आजाद है, ना पार्लिमान आजाद है, ना वजीर आजम आजाद है, कोई आजाद नहीं। और मियाँ साहब का ये जो मुंह इन्होंने बनाया हुआ था, ये तस्वीर भी आप देख लें, ये दो तस्वीरें हैं। ये एक तस्वीर देखें जिसमें ज्यादा लोग हैं, और ये दूसरी तस्वीर देखें, ये क्लोजअप है। इसमें आप ये देखें मियाँ साहब ने कैसा मुंह बनाया हुआ है, नाराज। ये नादरीन मैं आपको बताता हूँ, मैं मियाँ साहब को बहुत पुराना और चंगा जानता हूँ। मैं 2007 से इन्हें कवर कर रहा हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब ना, इनकी एक आदत है, ये गंदा काम करके ना गंदा सा मुंह बना लेते हैं। ये काम मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया है। ये तस्वीर आई है जब आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया जा रहा था, ये उस वक्त की तस्वीर है। तो मियाँ साहब ने जान के बोर जैसा मुंह बनाया ताकि मैं ये तासुर दे दूं कि मैं इसमें शामिल नहीं था। मरियम नवाज कहती थी ना कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के गंदे काम में मैं शामिल नहीं थी। तो PTI ने तो बकौल नून लीग के बाप बनाया था ना, तो इन्होंने तो बाप का भी बाप बना लिया। ये BBC में कहा भी है, अभी एक साथी हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने, पता नहीं उनके साथ ये क्या करेंगे। बहरहाल ये मियाँ साहब ने जो गंदा सा मुंह बनाया हुआ है, इस मुंह पे आपने नहीं जाना। मियाँ साहब की ये पुरानी आदत है, पुरानी आदत है कि मियाँ साहब गंदा काम करके गंदा मुंह बनाते हैं ताकि लोगों को लगे गंदा काम किसी और ने किया है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।